हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सोशियोलॉजी के थिंकर अगस्ट कॉम्ट से रिलेटेड है। उनकी बायोग्राफी हमने पढ़ ली है जो सेकेंड यूनिट की है पीजीटी के। तो अब उसी की सीरीज़ में हम ये कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। लॉ ऑफ थ्री स्टेज के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर कर लिया है। आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर विज़िट करें क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि और आपको वो समझना है कि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्या है, तो उसे विज़िट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका स्टेजेस ऑफ थिंकिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इन्होंने मानव के चिंतन के स्तर और सामाजिक संगठन की बात की है। यदि आपने लॉ ऑफ थ्री स्टेज की नई वीडियो देखी तो ज़रूर देखें क्योंकि उसे देख लेंगे तो आप इसे ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस से बनाते चलिए। पीजीटी का प्रिपरेशन चल रहा है और यूनिट वाइज हम चैप्टर को कवर कर रहे हैं, प्लस उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कवर हो चुकी है। ये सेकेंड यूनिट है जिसमें हमने फर्स्ट थिंकर जो हमारे ऑगस्ट कॉम्ट हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, तो उनको कवर कर रहे हैं। उनकी बायोग्राफी कवर कर ली है। उनका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ थ्री स्टेज उसे हमने कवर कर लिया, ये सेकेंड है तो इसे भी कवर करते हैं। इसके बाद जो हमारा विज्ञान की जो हायरार्की उन्होंने दी थी विज्ञानों की, उनको भी कवर करेंगे। ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने नींव रखी है और इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं और किस किस आधार पर उसे पर वर्क किया है। तो ये बहुत जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आधार बनेगा। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आधार बनेंगे आगे के जो थिंकर हैं उसे समझने के। ठीक है, क्योंकि वैसे तो थिंकरों की अपनी अपनी बायोग्राफी रही है, अपने अपने कॉन्सेप्ट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेट करता रहता है कि कोई थिंकर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है तो किसी चीज़ का नया प्रतिपादन करता है। तो सीक्वेंस से ये क्लासिकल थिंकर भी हैं, तो हम सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए तो देखते हैं मानव चिंतन की जो इन्होंने थिंकिंग बताई थी। तो हमने लॉ ऑफ थ्री स्टेज में हमने कवर किया था कि चिंतन के 3 स्तर होते हैं। उन्हीं स्तरों की इन्होंने यहाँ पे बात की और कहा कि जो चिंतन है वो संगठन का भी आधार है। जो चिंतन उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेज में बताया, उन्होंने बताया कि ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेज के जो चिंतन है, स्तर हैं, वही स्तर मानव में जो संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन का कार्य करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं मानव चिंतन की उपयुक्त 3 अवस्थाओं में प्रत्येक से संबंधित एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन का भी उल्लेख कॉम्टे ने किया। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव चिंतन के स्तर और सामाजिक संगठन में एक प्रत्यक्ष संबंध है और इसीलिए मानव चिंतन के प्रत्येक स्तर पर एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन पाया जाता है जो कि ऐतिहासिक परिणामों के अनुसार निम्न प्रकार है। तो इसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, परिणामों के बारे में बताया है, वो आपके हैं इतिहास से रिलेटेड, क्योंकि जो हिस्ट्री थी उनकी उसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो स्तर हैं वर्क कर रहे हैं संगठन बनाने में। तो इन्होंने बताया जब मानव ज्ञान धार्मिक अवस्था पर होता है तब प्रत्येक चीज़ की भांति सामाजिक जीवन और संगठन को भी ईश्वरीय इच्छा के प्रतिरूप माना जाता है। इस स्तर पर समाज का स्वरूप संबंधी उल्लेखनीय सिद्धांत ईश्वरीय सिद्धांत होता है। इसके अनुसार समाज की उत्पत्ति और अस्तित्व ईश्वर की इच्छा से होते हैं। इसी कारण राजनीतिक सत्ता ईश्वरीय अधिकार पर आधारित होती है। जिस प्रकार एक राजा जब अपनी गद्दी पर बैठता है तो प्रजा उसकी बातों को, उसके कहे हुए शब्दों को ईश्वरी रूप समझ के, ईश्वरी आवाहन समझ के एक्सेप्ट कर लेती है। उसमें एक मतभेद या कुछ भी मतलब नहीं करती, क्रियाकलाप नहीं करती। वो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती है। जैसे वो कहता है, जो भी कहता है उसका अनुसरण जो जनता है करती है। तो ऐसा इन्होंने जो आप अगस्ट कॉम्ची हैं, इन्होंने कहा कि इस तरीके से जो स्तर पहला है वो हमारे समाज में संगठन का कार्य करता है। क्योंकि पहले जो राजा होते थे ईश्वरीय सत्ता को मानकर
कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिरूप है। जो राजा है, राजा को ही ईश्वर मान लिया। कहने का मतलब कि राजा है, राजा जो कहेगा वो कार्य करेंगे और वो ही सही है, उसमें कोई मतभेद भी नहीं करते थे। तो ये बात अगस्ट कॉम्ट ने इस रूप में कही, फर्स्ट स्टेज में जो इन्होंने चिंतन का बताया। सेकंड में इन्होंने तात्विक स्तर के बारे में बताया कि जो सामाजिक संगठन और राजशक्ति के स्वरूपों में परिवर्तन होता है। जो सेकंड स्टेज है, जो तात्विक स्तर के बारे में बताया, उसमें बताया कि ईश्वरीय अधिकार की अवधारणा को त्याग कर लोग प्राकृतिक अधिकारों को अपना लेते हैं और इसी के आधार पर मनुष्यों का राजनीतिक संबंध निर्धारित तथा नियमित होता है। इस स्तर का जो सामाजिक संगठन होता है प्रथम स्तर से अधिक प्रगतिशील होता है, मतलब उससे ज़्यादा प्रगतिशील होता है जो पहला स्टेज होता है। इस स्तर पर राजकीय शक्ति की निरंकुशता सत्ता घट जाती है। जैसे राजा शासकीय जो जनता थी, राजा को ही सब कुछ मानती थी, तो राजा हो जाता है निरंकुश। तो जैसे हमारे फ्रांस की क्रांति जो लुई 16वां थे, तो कैसे हो गए थे? निरंकुश हो गए थे। इसके कारण जनता में क्या हो गया? आक्रोश हो गया। राजा जनता के बारे में विषय में कुछ भी नहीं सोच रहा था। तो इसी तरीके से जो सेकंड स्टेज है जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। एक तो हमारा ईश्वरीय सत्ता भी रहती है। ईश्वरीय क्या? चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बताते हैं। और उसके स्थान पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का भी बीजारोपण होता है, परंतु चूंकि सा स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए नवीन होती है, इस कारण दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। फलस्वरूप इस स्तर में भूतकाल के अनेक अंधविश्वासों के नष्ट होने और वैज्ञानिक स्तर के एक प्रारंभिक नींव पड़ने पर भी रक्तपात और अराजकता का ही बोलबाला रहता है। इस स्तर पर पुरोहितवाद का भी विकास होता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो सेकंड स्टेज है हमारी तात्विक की, इसमें विज्ञान और जो ईश्वरीय सत्ता है दोनों का मिश्रण हो जाता है। कहने का मतलब जो बुराइयां होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, वो तो नष्ट होते हैं और विज्ञान भी आता है। जैसे एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाती है, तो लोग अपने तर्क के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग, अब एक के हाथ में सत्ता नहीं होती है। अब सत्ता जो होती है धीरे धीरे अलग अलग हाथों में आ जाती है। तो सत्ता को चलाने के लिए कई लोगों का जो होता है उसमें भागीदार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, वैज्ञानिक स्तर भी आता है और एक दोनों का मिश्रण होते हुए एक नवीन जो युग है, यह आरंभिक युग पढ़ने वाला भी होता है और रक्तपात और अराजकता का भी बोलबाला होने लगता है। क्योंकि जब इंसान व्यक्तिगत रूप से ही अपने अपने बारे में सोचने लगे कि अपना अपना ही काम करने लगेंगे, तो उसमें क्या होगी? अराजकता भी फैलेगी। तो इसका भी एक इन्होंने बताया कि जिस तरीके से पुरोहितावाद हो गया तो उसका विकास हुआ, तो इसी स्तर पर हुआ। सत्ता राजा के हाथ से तो चली गई कि यहाँ राजा ईश्वरी है, जो भी कहता है सब वही सही है, लेकिन अब यहाँ पे ये बात नहीं आई। अब यहाँ का जो सेकंड स्टेज उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेज में बताई, उसको यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड करते हुए कहा कि हाँ, अब चीज़ें हैं, अब समझ में आने लगी, लोग अपने अपने तरीके से करने लगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, पुरोहित जो इंसान ज़्यादा ऊंची पद पे है तो उसने क्या किया है, निचले तबके के लोगों को कुछ नहीं देखा, उसकी बातों को, उसकी वैल्यूज़ को मतलब कमतर आंका। तो ये चीज़ें अराजकता के अंतर्गत आने लगी कि लोग एक दूसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे, अपने अपने में ही चलने लगे इस तरीके से। थर्ड जो स्टेज उन्होंने बताई, थर्ड स्टेज में क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि हमने लॉ ऑफ थ्री स्टेज में पढ़ा था कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बात की थी कि वैज्ञानिक जो पद्धति है उसे फॉलो किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन विश्लेषण करके उस चीज़ का पता लगाया जाए जो चीज़ सामने घटित हुई है। तो इसको इन्होंने बताने के लिए बताया कि पहले के दो स्तरों से बहुत अधिक भिन्न है। उपयुक्त दो जो अवस्थाओं में समाज अवस्था
या सामाजिक संगठन का आधार या तो आध्यात्मिक विश्वास हो या अभौतिक प्रणालियाँ होती हैं, परंतु इस तीसरे स्तर पर व्यवस्था का आधार जो हो गया वैज्ञानिक या निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग की व्यवस्थित कार्यप्रणाली होती है। तो ये जो थर्ड स्टेज है वो प्रत्यक्षवाद से या कहें तो प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित है। पहले क्या करते थे, तीनों को हम एक साथ समझ लें ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। पहले इन्होंने क्या कहा कि पहले स्टेज में इन्होंने बताया कि जो एक राजा है, राजा का कार्य जनता का एक ईश्वरीय प्रतिनिधित्व है कि हाँ, राजा ही समझ लो ईश्वर है। राजा भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है, या जो संसार में राजा है वही सर्वे सर्वा है, और जो राजा कहे वो जनता बिना सोचे समझे मानने लगती है। ये पहले स्टेज का है। सेकंड में क्या होता है, जो राजा है वो अब सत्ता केवल एक उसी की सोच पे नहीं आधारित होती है, अलग अलग डिवाइड होने लगती है, अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में हैंड ओवर हो जाती है। ठीक है, जैसे उसमें हमारे क्या होते हैं, इन्होंने बताया कि पुरोहित जो होते हैं, पुरोहितवाद उपस्थित हो जाता है, जिसमें जिसके पास अधिक धन है या कहें ऊंचे पद पे है, वो क्या करता है, जमीन जो निचले तबके के किसान मजदूर उन लोगों को कोई वैल्यूज़ नहीं देता। तो इससे क्या होता है, अराजकता फैलती है, वो एक दूसरे में अहम की भावना आती है, रक्तपात होने लगता है। ये चीज़ बताई इन्होंने। थर्ड में इन्होंने बताया अब ये कुछ नहीं चलने वाला है, प्रत्यक्ष रूप से देखिए, जो सही चल रहा है, जो सही है उसे समझिए, उसका निरीक्षण करके, परीक्षण करके उसे उस गद्दी पे बिठाइए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया। ये कुछ और नहीं है जो ये कन्फ्यूज़न हो आप कि स्टेजेस ऑफ थिंकिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेज है उसी का एक मिश्रण रूप है, उसी को एक पॉइंट आउट करते हुए जो आपके अगस्ट कॉम्ट हैं इन्होंने बताया है, पुराने जो आपकी हिस्ट्री है उससे एग्जाम्पल देते हुए कि संगठन किस तरीके से बना थिंकिंग के आधार पर। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, इसी की जो थिंकिंग के आधार पर लोगों को संगठित करने का कार्य लॉ ऑफ थ्री स्टेज ने किया है। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रत्यक्षवाद। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद क्या है इसको जान लेते हैं। कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कॉम्टे जी को प्रत्यक्षवाद का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। आपको अनेक अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं इन्होंने उल्लेखन नहीं किया है इस चीज़ का कि इन्होंने प्रत्यक्षवाद के आधार पर अपने जो सिद्धांत हैं दिए हैं। लेकिन इनके जो सिद्धांत हैं उनको समझकर कई विचारकों ने इस मत का पता लगाया है, और इन्होंने ये जो टर्म दिया है प्रत्यक्षवाद, तो ये तो इन्होंने दिया ही है। चलिए इसको देख लेते हैं इन्होंने इस टर्म के माध्यम से क्या डेफिनेशन और क्या बताने की कोशिश की है। तो कॉम्टे जी हैं, जो कॉम्टे ने के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है वैज्ञानिक है, और उसका विचार है कि समग्र ब्रह्मांड जो है अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है, और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें धार्मिक या तात्विक आधारों पर नहीं समझा जा सकता। ये तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित है। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा न केवल विधियों के द्वारा सब कुछ समझा और उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या करना है। प्रत्यक्षवाद का सीधा सिंपल सा मतलब यह है, प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर अवलोकन करना, विश्लेषण करना, उसका निष्कर्ष निकालना और उस परिणाम पर पहुंचना है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है जिससे आपको उसका पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि प्रत्यक्षवाद शब्दों से ही हम स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष सीधा साक्ष्य रूप से किसी चीज़ को देखना। ठीक है, तो इनकी ये डेफिनेशन है और इसी के आधार पर इन्होंने प्रत्यक्षवाद को बताया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद जो है कल्पना और ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं है।
एग्ज़ाम में कभी कभी ये कोटेशन आ जा सकती है कि कल्पना और ईश्वरीय महिमा के आधार पर प्रत्यक्षवाद नहीं है, या प्रत्यक्षवाद कल्पना और ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं है। ये कोटेशन किसकी है? तो ये आपकी ऑगस्ट कॉम्ट की है, आपको याद रखनी है। एक हमारे थिंकर हैं जो इन्होंने डॉक्टर बिंजेस जो हैं, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया प्रत्यक्षवाद, तो इस पे इन्होंने टिप्पणी की और बताया कि ये ऐसे ही है। प्रत्यक्षवाद का इनका मतलब ये था। तो इन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, इन्होंने इस प्रत्यक्षवाद को जो दिया है, बहुत ही बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक मरीज है जिसने संख्या खा ली हैं, तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर आता है तो संख्याओं का पता लगा कैसे लगाएगा? एक मरीज है, समझ लीजिए, जिसने संख्या खा ली है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है? बीमार हो गया है। संख्या खाने से खाकर वो बीमार हो गया है। तो इस घटना की व्याख्या धर्मवादी क्या करेंगे? तत्वज्ञानी और वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी क्या करेंगे? तीनों ही अलग अलग ढंग से उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे। संख्या खा ली, व्यक्ति मरीज था और धीरे धीरे वो क्या गया? संख्या खा के वो मर गया। अब मरे हुए व्यक्ति का ये पता लगाने के लिए कि वो किस कारण मरा है, तो अलग अलग, जैसे धर्मवादी उस चीज़ का मत कुछ और देंगे, तत्वज्ञानी कुछ उसी व्यक्ति को देखकर कुछ अपने मत के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार, अपने प्रोस्पेक्टिव के अनुसार उस चीज़ को देखेंगे और बताएंगे। वैज्ञानिक अपने तरीके से देखेगा, प्रत्यक्षवादी। तो ऐसा इन्होंने कहा कि इन तीनों चारों के विचार क्या होंगे? अलग अलग होंगे। धर्मवादी उस व्यक्ति को मर जाने को जो ईश्वरी विधान है वो मानकर कहेगा कि ये भैया ईश्वर की इच्छा थी, इस वजह से मर गया। इसके विपरीत एक तत्वज्ञानी क्या कहेगा कि ये मिलन और विछोह का एक स्वाभाविक नियम है और मृत्यु एक ऐसा अंतिम विछोह है जिसमें विछुड़न फिर नहीं मिल जाता। तो ऐसा ये कहेंगे। किंतु इसी मृत्यु के संबंध में एक वैज्ञानिक क्या मत देगा? वो कहेगा कि कार्य प्रणाली उपयुक्त दोनों मतों के से भिन्न होंगी। एक डॉक्टर यह कहेगा कि यह व्यक्ति संख्या खाकर मर गया है, तो डॉक्टर मृतक व्यक्ति का स्वयं जाकर वास्तविक क्या करेगा? निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा और फिर उस निष्कर्ष पे पहुंचेगा। तो यही बात इन्होंने कही एग्जाम्पल देके कि इसको ईजिली समझिए। तो यही है कि डॉक्टर जिस तरीके से वास्तविक रूप से उसे निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से समझता है, उसी तरीके से उसे ही प्रत्यक्षवाद कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रत्यक्षवाद की जो प्रणाली है कि ये इसका सीक्वेंस क्या है, कि हम प्रत्यक्षवाद को किस सीक्वेंस में समझें। तो इन्होंने बताया कि अध्ययन के लिए एक विषय पहले चुनें, फिर उसका अवलोकन निरीक्षण द्वारा उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले समस्त तथ्यों को एकत्र कर लें। फिर क्या करें? तथ्यों का विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हुए आगे बढ़ें। उसके बाद उसी विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालते हैं। निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण की यही नींव होती है। ठीक है, ये सीक्वेंस है कि हम एक विषय पहले चुनते हैं, फिर विषय का अवलोकन करते हैं और निरीक्षण करते हैं, फिर उसी से संबंधित जो भी सामग्रियाँ होती हैं, तथ्य होते हैं, उसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उस सामग्रियों का भी विश्लेषण करते हैं, फिर उसमें जो विशेषताएं होती है उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और इस निष्कर्ष का आधार क्या होता है? हमने पहले चीज़ों को निरीक्षण करा, परीक्षण करा, फिर वर्गीकरण करके उसको डिवाइड कर दिया। तो यही नींव का आधार बनती है। प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं हैं। प्रत्यक्षवाद कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं, इसमें यथार्थ ज्ञान होता है, काल्पनिक ज्ञान के आधार पर नहीं, वास्तविक ज्ञान के आधार पर ये वर्क करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है इसमें। वैज्ञानिक कार्य प्रणाली होती है कि इसे किस किस सीक्वेंस में वर्क करना है, किस तरीके से इसे आगे प्रोसीजर करना है। तो इस चीज़ को ये वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष
ना होने वाली घटनाओं से असमृद्ध है। धर्म और विज्ञान का स्वयं है ये। अगस्ट कॉम्ट के अकॉर्डिंग धर्म और विज्ञान का स्वयं है ये। सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है ये। और एक इन्होंने प्रत्यक्षवाद का जो रूप बताया है, एक धार्मिक रूप भी बताया है। ठीक है। और प्रत्यक्षवाद के 3 विभाजन भी बताए इन्होंने। 3 विभाजन किए हैं प्रत्यक्षवाद के: विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र, प्रत्यक्ष राजनीतिक शास्त्र। ठीक है। इन्होंने जब ये प्रत्यक्षवाद का एक धर्म के रूप में प्रयोग किया, तो इसमें जो आपके J.S. मिल थिंकर थे, इन्होंने कहा कि जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं वे स्वयं प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता जरूर हैं, लेकिन ये खुद स्वयं जो हैं प्रत्यक्षवादी नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने धर्म और मानव को एक साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिक पद्धति को और धर्म की पद्धति को एक साथ मिला के बात करी। तो इन्होंने जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव फिलॉसफी इन्होंने लिखी थी आपके अगस्ट कॉम्ट ने, इसे लिखकर इन्होंने बहुत सी चीज़ों को, जो वैज्ञानिक स्थिति थी, वैज्ञानिक जो आधार इन्होंने स्तर को बताया था, वो उसमें खुद स्थिर नहीं रह पाए। कॉम्ट अपने को केवल मात्र एक वैज्ञानिक रूप में ही प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, अपितु उनका उद्देश्य बौद्धिक और नैतिक एकता के आधार पर समाज का संगठन करना था। यह एकता ज्ञान के बिना संभव नहीं। इस कारण समाज का संगठन ज्ञान के दृढ़ता आधार पर होगा और ज्ञान ये प्राप्ति प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर संभव है। तो ऐसा ही उनका मानना था। प्रत्यक्षवादी कार्य प्रणाली से जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान होगा और उसी आधार पर संपूर्ण मानवता का एक सूत्र में बनेंगे। तो इन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उन्होंने कहा यदि धर्म को बांधे रखना है, धर्म को एकता के सूत्र में या संगठन के रूप में बांधे रखना है, तो हमें प्रत्यक्षवाद के आधार पर मानवता को समझना होगा। ठीक है। तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद को लोगों के ज्ञान की वृद्धि और उसके साथ आधार पर नैतिक एकता पनपने में सहायक होता है, ऐसा कहा। उनके दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्यक्षवाद मानव कल्याण का एक आधारभूत कारक है और सच्चे अर्थ में धर्म का भी जो सार्थक उद्देश्य है वो मानव कल्याण ही है, ऐसा इनका मानना था। प्रत्यक्षवाद मानवता का एक ऐसा सच्चा धर्म है जो अपना संबंध अलौकिक शक्ति से उतना नहीं जोड़ता जितना बौद्धिक और नैतिक एकता के आधार पर सामाजिक संगठन और प्रगति से जोड़ता है। तो ऐसा ही अगस्ट कॉम्ट का मानना था। अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि जो प्रत्यक्षवाद है उसका जो वैज्ञानिक मत है वो ये है कि समस्त मानव समाज का, विशेषकर यूरोप के जो का या राष्ट्रों का बौद्धिक नैतिक कल्याण करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति विशेष प्रकार के निर्देशन तथा शिक्षा के द्वारा ही होगी। तो इस तरीके से इन्होंने प्रत्यक्षवाद को 3 आधार में डिवाइड कर दिया: विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र, प्रत्यक्ष राजनीतिक शास्त्र। तो प्रत्यक्ष राजनीतिक शास्त्र से आपको सीधा सा आपको पता लग रहा होगा कि इसका जो इन्होंने नैतिक उद्देश्य बताया, इन्होंने बताया कि सुव्यवस्था इसका आधार है और प्रगति इसका ध्येय, कोटेशन बन जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि इन्होंने दूसरों के प्रति जीवित रहो ऐसा कहा। नैतिक आधार ये है धर्म का। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये बात कही कि हिंसात्मक प्रणाली का बहिष्कार करता है प्रत्यक्षवाद, प्रेम इसका सिद्धांत है, सुव्यवस्था इसका आधार है और प्रगति इसका ध्येय है। नैतिक दृष्टि से इसका जो नियम है वो ये है कि दूसरों के लिए जीवित रहो। ठीक है। तो ये इन्होंने कहा। आगे जो वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र के बारे में इन्होंने बताया, तो इन्होंने कहा कि जो धर्म है, प्रत्यक्ष धर्म का कोई संबंध किसी अलौकिक शक्ति से नहीं है। यह तो समस्त जो मानव है, मानव का धर्म है। तो क्वेश्चन ये दिया जाए कि मानव का धर्म किसने दिया है,
कॉन्सेप्ट किसका है या ये जो टर्म है किसने यूज़ की है, तो ये आपके अगस्ट कॉम्ट हैं। प्रत्यक्षवाद के नैतिक नियम संक्षेप में इस प्रकार: दूसरों की सेवार्थ अधिक से अधिक उपयुक्त होने के लिए शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति है। ऐसा इन्होंने वैज्ञानिक धर्म और नीतिशास्त्र के आधार पे बताया। विज्ञानों का दर्शन के बारे में इन्होंने क्या कहा? विज्ञानों का दर्शन के इन्होंने बताया कि जो इसका सारत्व तो यह है कि अपने भाग्य या स्थिति के सुधार या उन्नति के लिए मनुष्य को अपने परिश्रम या प्रयत्नों पर भरोसा करना चाहिए। इस दर्शन के अंतर्गत निम्न जो विज्ञान थे उनके संवयन किया था, वो हायरार्की भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गणित शास्त्र को और फिर नक्षत्र विज्ञान को, पदार्थ विज्ञान को, रसायन शास्त्र को, प्राणी शास्त्र को, समाज शास्त्र को और नीति शास्त्र को इन्होंने इस तरीके से इन्होंने इन सब विज्ञानों को समावेशित करते हुए विज्ञान का दर्शन बताया। ठीक है, तो ये थे आज के हमारा जो कॉन्सेप्ट 2, प्रत्यक्षवाद और आपका मानव चिंतन के स्तर और सामाजिक संगठन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है आपका विज्ञानों का संस्करण है, हायरार्की ऑफ साइंसेस। तो इसे ये कॉन्सेप्ट क्या है सोशियोलॉजी में, ऑगस्ट कॉम्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो कवर करेंगे कि जो सीक्वेंस उन्होंने दिया था, हायरार्की दी थी, स्थिरीकरण किया था जो विज्ञानों का, कि किस सीक्वेंस में किया था और क्या इसका जो सीक्वेंस पढ़ने का आधार उन्होंने क्या बताया, क्या बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। साइड बाय साइड हम ये भी समझेंगे कि ये जो हायरार्की इन्होंने दी है, इस हायरार्की का एक उन्होंने 2 पक्ष भी बताए थे कि इसमें एक इंक्रीजिंग विज्ञानों का संस्करण अथवा ज्ञान या विज्ञानों का वर्गीकरण, हायरार्की ऑफ साइंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज और साइंसेस। तो ये अगस्ट कॉम्ट का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है आपका हायरार्की, कि विज्ञानों की इन्होंने हायरार्की को किस तरीके से विज्ञान जो हैं सभी विज्ञानों को सेट बना के रखा है। तो ये क्या है देखेंगे। तो इसमें इन्होंने विज्ञान को, गणित को सबसे पहले रखा है और समाजशास्त्र को लास्ट में। तो इसे डिटेल में देखते हैं। विज्ञान के संस्करण या वर्गीकरण की पृष्ठभूमि क्या है? अपने नवीन समाजशास्त्र या समाज विज्ञान में समाजशास्त्र की नींव रखते हुए कॉम्टे ने मानवीय चिंतन के 3 स्तर, आध्यात्मिक, दार्शनिक और प्रत्यक्षवादी स्तरों का उल्लेख किया और साथ ही अपने इस समाज विज्ञान के लिए एक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली अर्थात प्रत्यक्षवाद को भी प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र के लिए इस वैज्ञानिक परिस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए ही कॉम्ट ने 3 स्तरों का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज, जो कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था उसे दिया और प्रत्यक्षवाद को दिया। इसके बाद जब ये 2 कॉन्सेप्ट दिए, इसके बाद इन्होंने जो विज्ञान का संस्करण है, विज्ञानों का हायरार्की, तो उसे दिया और इसको वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर बोगार्ट्स कहते हैं कि कॉम्ट की जो योजना थी, उनका यह तीसरा चरण था विज्ञानों का वर्गीकरण करना, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र को नवीनतम पर श्रेष्ठ विज्ञान के रूप में दर्शाया गया। कोटेशन बन सकती है कि कॉम्टे की योजना का तीसरा चरण विज्ञानों का वर्गीकरण था। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र को नवीनतम पर सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के रूप में दर्शाया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? ये बोगार्ट्स जी का है। ग्रीक विचारक जो हैं हमारे ग्रीक के, उन्होंने समाजशास्त्र को या अन्य विज्ञानों का वर्गीकरण भी किया है। समाजशास्त्र का जो वर्गीकरण बताया अगस्ट कॉम्ट ने बताया, बाकी अन्य जो विज्ञान हैं उन विज्ञानों को उनको सेट में रखते हुए ग्रीक के वैज्ञानिकों ने 3 श्रेणियां विभाजित की: भौतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। बेकन ने मानसिक शक्तियों को, जो बेकन थे उन्होंने मानसिक शक्तियों के भी पक्षों के बारे में बताया। उन्होंने भी 3 पक्ष बताए: स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति। तो इसे 3 आधारों में व्यक्त किया और इसको 3 अध्ययन शास्त्रों का उल्लेख किया, जिसमें इतिहास, कवित्व, विज्ञान ये रहे। और विज्ञानों को वर्गीकरण करने का जो विचार था अगस्ट कॉम्ट ने सेंट साइमन अपने गुरु से प्राप्त किया था। संस्करण के 2 आधार या सिद्धांत हैं। संस्करण जो हायरार्की है,
साइंस की, उसके प्रिंसिपल्स हैं 2, तो देख लेते हैं। कॉम्टे ने विज्ञानों का एक नवीन वर्गीकरण या संस्करण उतार चढ़ाव के आधार पर प्रस्तुत किया और इसके लिए उन्होंने 2 आधार या सिद्धांत का निश्चय या निश्चित किया। उन्होंने क्या बताया? पराश्रयता का जो वैधि का सिद्धांत था उसको दिया था, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत दिया। अब ये पराश्रयता क्या है और घटती हुई सामान्यता और जटिलता क्या है उसे देखते हैं। विज्ञानों का संस्करण या वर्गीकरण, तो इनसे मैं थोड़ा सा बता दूं ये है क्या। जो आपका पराश्रयता वृद्धि का सिद्धांत, तो इसमें पराश्रयता का मतलब ये है कि एक विज्ञान अन्य विज्ञान पे क्या है? डिपेंडेंट है, आश्रित है, पर आश्रित, दूसरों पे आश्रित। और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत क्या है? जो प्रथम विज्ञान उन्होंने रखा था उसको इन्होंने रखा है गणित को। तो जब गणित को रखा तो गणित इजी है, उन्होंने कहा कि जो पहले रखा गया है वो इजी है और उसके बाद जो दूसरा विज्ञान आया वो उससे टफ है। फिर दूसरा जो हमारा आया रसायन शास्त्र, वो फिर प्राणी शास्त्र, फिर समाजशास्त्र। तो जैसे जैसे ये हायरार्की उन्होंने दिए, बताया, संस्करण बताते हुए बताया कि जो पहला विज्ञान है जैसे गणित को रखा तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है, सीधा इसका एस्पेक्ट होता है और डायरेक्ट इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो विज्ञान है एक दूसरे पे आश्रित हैं। इस तरीके से देखा जाए तो समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र पे भी, और गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र और खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर डिपेंड है। लेकिन जो आपका गणित शास्त्र है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है? समाजशास्त्र में ये क्या है? ये प्रथम जो हायरार्की है उसमें ये प्रथम विज्ञान है गणित, और ये किसी पे आश्रित नहीं है। ठीक है, ये आश्रित नहीं है और इसीलिए इन्होंने कहा कि पहला जो विज्ञान है बहुत ही सिंपल है, फिर धीरे धीरे ये जो विज्ञान सीक्वेंस में आते गए और जटिल होते गए। तो ऐसा इन्होंने इसको इन्होंने घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा जैसे जैसे विज्ञान का जन्म, नए विज्ञान का जन्म होता जाता है वैसे वैसे उस विज्ञान की क्या होती है? सामान्यता और अधिक जटिलता में परिवर्तित होती रहती है। कॉम्टे ने विज्ञानों के जो सिद्धांत दिए थे उसमें इन्होंने कहा कि एक विज्ञान की अध्ययन वस्तु जिस प्रकार की होती है उसी के अनुसार उस विज्ञान की अन्य विज्ञानों पर जो निर्भरता होती है विज्ञानों के संस्करण में उसका स्थान निश्चित होता है। अध्ययन वस्तु जितनी ही विशिष्ट और जटिल होगी उस विज्ञान की अपने से पहले विज्ञान या विज्ञानों पर निर्भरता या पराश्रयता उतनी बढ़ जाएगी। यह इसलिए होता है क्योंकि सरल और सामान्य घटनाएं पहले आती हैं और उसके बाद अध्ययन करना भी सरल होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? पहला विज्ञान वह है जो सबसे सरल विषय या घटनाओं का अध्ययन करता है, और जो घटना सबसे अधिक सरल है वह सबसे अधिक सामान्य भी होती है। सामान्य इस अर्थ में कि वह इस सब स्थानों पर विद्यमान होती है। सबसे पहले विज्ञान सबसे अधिक सामान्य और सबसे कम जटिल घटनाओं का या विषयों का से संबंधित वो विज्ञान होता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ऐसे ही हायरार्की बनती गई और उन्होंने कहा कि जो सामान्य है, जो पहला विज्ञान है वो सामान्य है, फिर धीरे धीरे ये जटिलता की ओर अग्रसर होता जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञानों के संस्करण में सर्वप्रथम स्थान इन्होंने गणित शास्त्र को दिया। ठीक है, गणित शास्त्र को दिया, और ऐसा क्यों दिया? इनके अनुसार जो है गणित शास्त्र सबसे अधिक पुराना, आधारभूत तथा दोष रहित विज्ञान है। गणित ही वह औजार है जिसका उपयोग में लाए बिना प्रकृति नियमों का अन्वेषण असंभव है। कोटेशन बन जाते हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं कि जो गणित शास्त्र ही वह औजार है जिसका उपयोग लाए बिना प्रकृति नियमों का अन्वेषण असंभव है। ये कोटेशन किसने दिया है?
तो ऐसे आ जाएगा। तो आप यदि डायरेक्ट क्वेश्चन बस रट्टा मारेंगे या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसी तरीके से मतलब पढ़ रहे होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में जो अपना कंटेंट बनाया है डिटेल में बनाया है, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं सब इसी में से आए, कहीं बाहर से ना आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से बनता है, तो आप आराम से सुनिएगा। इस अर्थ में मानव चिंतन का सबसे मौलिक उपकरण है। अनुसंधान के क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक हो या प्राकृतिक, गणित शास्त्र से अधिक निर्भर योग्य और कोई विज्ञान नहीं है। चाहे वह सामाजिक हो या प्राकृतिक, गणित शास्त्र से अधिक स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तथ्यों का यथार्थ नाम या विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का सुनिश्चित ज्ञान गणित शास्त्र की सहायता से ही संभव है। काम्टे ने विज्ञान के संस्करण में गणित शास्त्र को प्रथम और आधारभूत स्थान प्रदान किया। और ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इन्होंने गणित को एक व्यवस्थित विज्ञान माना। कहा कि ये किसी पे निर्भर नहीं रहता, इसका जो फाइंड आउट है वो डायरेक्ट और सीधा परिप्रेक्ष्य में आता है, और इसके बिना और जो विज्ञान है नहीं चल सकते, ऐसा भी इन्होंने आगे बताया है। तो डिटेल में देखेंगे। विज्ञानों के संस्करण में अन्य विज्ञानों के स्थान को निश्चित करने के लिए काम्टे ने, जैसा कि अभी बताया, विज्ञान जो गणित को था इन्होंने व्यवस्थित रूप से बता दिया कि गणित जो है स्वतंत्र विषय है, वो पहला विषय है, पहला विज्ञान है जो किसी पर निर्भर नहीं है। बाकी जो विज्ञान है वो निर्भर हैं। उसे सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दो तरीके के जो घटनाएं हैं उनको विभाजित करते हुए बताया है कि इस कारण से जो गणित है वो सभी में अपनी अपनी मतलब अपनी भागीदारी निभाता है। साथ में और भी जो इनऑर्गेनिक हैं उनको इन्होंने दो भागों में बांटा है, तो उसे भी देख लेते हैं। खगोल संबंधी और स्थलीय। इनऑर्गेनिक में इन्होंने दो भागों में बांटा। आजीवज जो होते हैं उनको उन्होंने बताया। स्थलीय जो भौतिक शास्त्र है को दो विज्ञानों का समावेश है, ये भौतिक शास्त्र का और रसायन शास्त्र का। इनऑर्गेनिक घटनाओं को अध्ययन तीन विज्ञानों खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो बताया इसे मैं बता दूं आपको थोड़ा डिटेल में। इनऑर्गेनिक घटनाओं को अध्ययन तीन विज्ञानों खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और आपका रसायन शास्त्र इसके द्वारा होता है। खगोल शास्त्र क्या है? जो हमारे मंडल हैं उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उन्होंने इनऑर्गेनिक में रखी। जो हमारे अगस्त कॉम्ट हैं उन्होंने इसमें कहा कि जो आपके विज्ञान है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनका खगोल शास्त्र के आधार पर हम उसका घटनाओं का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। सूर्य का एक नक्षत्र होता है, उनके जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो ग्रह वगैरह हैं, चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर के उपग्रह हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम किससे लेते हैं? ये खगोल शास्त्र से प्राप्त होती है। तो इन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक के अंतर्गत जो हमारा रसायन शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, ये सभी विज्ञान जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो हमारी आगे की जो पीढ़ी होती है इनका जो विज्ञान होता है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे तत्वों के स्थान पर पदार्थों से अधिक संबंधित होते हैं, जैसे रसायन है, रासायनिक जो तत्व होते हैं भौतिक शास्त्र के नियमों पर निर्भर करते हैं, नियम जो होते हैं उस पर निर्भर करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जो रासायनिक घटनाएं हैं भौतिक शास्त्र के नियमों से प्रभावित होती हैं। कोई न ऐसा नहीं है कि जो रासायनिक घटनाएं भौतिक शास्त्र के नियमों से प्रभावित होती हों। कोई भी रासायनिक क्रिया जैसे भार, ताप, विद्युत की नियमों से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार अजीज जो आपके ऑर्गेनिक घटनाएं हैं का अध्ययन इन्होंने खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के आधार पर किया। और इन्होंने जो बताया कि स्थलीय भौतिक शास्त्र, तो स्थलीय भौतिक शास्त्र में इन्होंने बताया, इनको भी इन्होंने भौतिक शास्त्र और मुख्य रसायन शास्त्र के आधार पर एक दूसरे को संबंधित बताया। उन्होंने कहा कि भौतिक जो पदार्थ होते हैं उनके विषय में के लिए, उनको जानने के लिए उनका भौतिक
और रासायनिक विषय जो होते हैं उसका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए उन्होंने पृथक जो विज्ञान भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को चुना है, और ये भौतिक शास्त्र का अध्ययन विषय रसायन शास्त्र के अध्ययन विषय की अपेक्षा अधिक सामान्य है। तो इन्होंने जिस तरीके से जो विषय या विज्ञान सामान्य बनता गया उसे उसके से पहले और उसके जो जटिल बनता गया उसको उसके बाद में सीक्वेंस में लगाते हुए चले गए। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में इन्होंने किस विज्ञानों को रखा है, तो ऑर्गेनिक में इन्होंने जिनको रखा है वो भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक घटनाओं को इन्होंने भी दो भागों में बांटा है, दो प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। प्रथम से अंतर्गत जो इन्होंने बताया, वनस्पति और पशु जगत की समस्त जो व्यक्तिगत शारीरिक स्वरूपों की क्रियाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, ये सब आ जाती हैं, जो प्राणी शास्त्र का अध्ययन विषय है। इसमें समष्टि जो जीवन होता है उससे संबंधित नियमों का अध्ययन शामिल होता है। स्पष्ट है कि प्राणी शास्त्र रसायन शास्त्र पर निर्भर है। तो जिस तरीके से निर्भरता आती जा रही है, विज्ञान उसी तरीके से सीक्वेंस में अगस्ट कॉम्ट ने सेट किए हैं, क्योंकि पोषण तथा ग्रंथि से रस के निकलने से समस्त विश्वसनीय नियम हमें रसायन शास्त्र से ही प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी शास्त्र का संबंध भौतिक शास्त्र से है, क्योंकि भौतिक शास्त्र प्राणी शास्त्र के जीवित प्राणियों के भार, ताप, अन्य संबंधित तथ्यों का ज्ञान करवाता है। प्राणी शास्त्र पर खगोल शास्त्र का भी प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त प्राणी शास्त्र अध्ययनों में जो यथार्थता पाई जाती है वह गणित शास्त्र के कारण ही होती है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने जो दूसरी घटना है उसको देख लेते हैं। रसायन शास्त्र हो गया हमारा, और हमारा जो प्राणी शास्त्र है जो 5वां स्टेज है, छठा जो है आपका समाजशास्त्र रखा गया है, जिसमें ऑर्गेनिक जो दूसरी घटना, इस भाग का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा होता है, जो कि कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों के संस्करण में सबसे अंतिम विज्ञान है। इसलिए कॉम्टे ने इस विज्ञान को सबसे अधिक पराश्रित विज्ञान माना है और विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। और अगस्ट कॉम्ट ने इन जो सीक्वेंस इन्होंने रखा, तो इसमें इन्होंने कहा कि विज्ञान का संस्करण एक वृद्धि क्रम में सिद्धांत पर प्रस्तुत इन्होंने किया, और कहा कि जो बुनियादी स्थान है गणित शास्त्र को दिया है, और सबसे अधिक सामान्य और प्राचीन विज्ञान वो गणित शास्त्र को मानते हैं। इसके बाद उसके ऊपर खगोल शास्त्र का स्थान दिया है, जो कि मूल रूप से अपने से पहले के विज्ञानों क्रमांश जैसे भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को स्थान दिया है। फिर इन्होंने भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित पर निर्भर है, जबकि रसायन शास्त्र को अपने अध्ययन कार्य के में भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र पर आश्रित रहना पड़ता है। इसके बाद शरीर है उसको, उससे संबंधित जो विषय है आपका प्राणी शास्त्र, उसका स्थान इन्होंने दिया है, जो कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर आश्रित है। इस विज्ञानों पर आधारित सामूहिक या सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान सभी भौतिक या समाज शास्त्र का सबसे ऊपर जो ऊपरी हिस्सा है। इस संबंध में वो उल्लेख रूप से प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी धर्म है, मानवता का जो धर्म है, सिद्धांत है, विकसित करने वाले जो कॉम्टे जी ने इन्हें 6 विज्ञानों के संस्करण और एक 7वां और सबसे उपयोगी विज्ञान आचार शास्त्र का भी उल्लेख उन्होंने प्रस्तुत किया, किंतु इस अंतिम विज्ञान का कोई विशेष उल्लेख या स्पष्टीकरण उन्होंने अपनी कृति में नहीं किया है। इसलिए कॉम्टे द्वारा रसायन शास्त्र, जैसे पहले इन्होंने गणित को रखा, फिर खगोल शास्त्र को रखा, भौतिक शास्त्र को रखा, फिर रसायन को रखा, प्राणी शास्त्र को, फिर समाजशास्त्र को, इस तरह 6 विज्ञानों को इन्होंने साधारणतया सम्मिलित किया है और अपना जो आपका साइंस की हायरार्की दी हुई है। तो कॉम्टे के अनुसार इन्होंने लिखा कि यह वर्गीकरण यथार्थ रूप से विभिन्न विज्ञानों की सापेक्षित पूर्णता को बतलाना है। एक विज्ञान की सापेक्षित पूर्ण परिशुद्धता ज्ञान की मात्रता, जैसे मात्र तथा उसकी शाखाओं के साथ संबंध पर निर्भर करती है। यह सरलता से देखा जा सकता है कि घटनाएं जितनी ही अत्यधिक सामान्य और सरल और अमूर्त होती हैं, उतनी ही वे दूसरों पर कम निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने विज्ञानों के जो संस्करण प्रस्तुत किए वो पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो ये सीरीज़ थी कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो इन्होंने नया साइंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र में
सोशियोलॉजी ए न्यू साइंस ऑफ कॉम्टे। तो कॉम्टे का जो विज्ञान बताया इन्होंने सोशियोलॉजी को, उन्होंने व्यवस्थित किया और ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। इनकी बायोग्राफी, इनके जो कॉन्सेप्ट थे, लॉ ऑफ 3 स्टेज और हायरार्की ऑफ साइंस, और इनकी थिंकिंग पे जो इनका कॉन्सेप्ट था थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन करके, उसे भी हमने कवर किया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि इनकी जो बुक्स वगैरह हैं, उनकी जो कॉन्सेप्ट हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत से भी क्वेश्चन जो हैं पुट आउट कर लिए जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वो वीडियो भी हेल्पफुल रहेगी और उसे ज़रूर विज़िट करें। तो आज का ये जो हमारी वीडियो है वो आपके लास्ट वीडियो है, आपके जो थिंकर हैं अगस्ट कॉम्ट के कॉन्सेप्ट की। बाकी कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं इनके थिंकर के, और आपका फर्स्ट यूनिट है वो भी कवर हो चुका है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो भी सभी जो फर्स्ट यूनिट है उसे ज़रूर देखें। 5-6 आई थिंक वीडियो मैंने अपलोड की हैं जो बहुत ही बेस हैं। कहने का मतलब वो आधार है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो मैंने उस हिसाब से उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। तो ये वीडियो देख लेते हैं। इसमें हम जो कवर करेंगे साइंस के बारे में, जो उन्होंने नया साइंस क्या बताया था समाजशास्त्र को, वो देखेंगे, और साथ में देखेंगे इन्होंने जो विज्ञान है सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थिति जो विज्ञान बताया था, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक तरीके से, तो उसको भी बांटा था। तो उसे किस रूप में बांटा है, उनके इस रूप को बांटते हुए उन्होंने किस विभाजन की बात की है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, और हम समझेंगे मानव का जो धर्मशास्त्र उन्होंने बताया है उसे भी समझेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे आज की वीडियो के। वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो इसके लिए आप वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यदि प्रिपरेशन आप पीजीटी की कर रहे हो या एनटीए नेट की भी कर रहे हो सोशियोलॉजी से, तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि जो पीजीटी का लेवल है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसमें। इसमें से मैं बताऊंगी, पॉइंट आउट करती रहूँगी कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी टाइम बात हो गई, और आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आपको ये जो कंटेंट है कैसा लगा और वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट में बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और लाइक ज़रूर करा करिए चैनल को। ठीक है, यदि अच्छी लगे तो। ठीक है, और फीडबैक देने का मतलब ये होता है कि हाँ, हमें भी लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बस सबको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। समाजशास्त्र जो उन्होंने कॉम्टे ने दिया था कि ए न्यू साइंस ऑफ कॉम्टे, समाजशास्त्र जो है उन्होंने कॉम्टे ने एक नया विज्ञान बताया। समाजशास्त्र को कॉम्टे ने नया विज्ञान बताया और उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कॉम्टे ने जब जिस समय ये विज्ञान रूप दे रहे थे समाजशास्त्र का, उसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस समय जो चीज़ें वहाँ पे थीं धार्मिक तरीके से, तात्विक तरीके से, वो उन चीज़ों से, उन प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। तो ये संतुष्ट नहीं थे, तो ये चाहते थे कि ये जो ऐसा विज्ञान होना चाहिए जिसमें मानवता का भला हो। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उसका देखा जाए, उसका निरीक्षण परीक्षण किया जाए, और ऑथेंटिक तरीके से उसका रिजल्ट निकल के आए। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो प्रत्यक्षवाद जो अवधारणा दी थी, तो उसको इस समाजशास्त्र में इंक्लूड करने के लिए कहा, और कहा कि एक ऐसे विज्ञान का सृजन करना है जो उस समय प्रचलित धार्मिक तात्विक विचारों से पूर्णतया विमुख हों, और जो कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करें। उनका विश्वास था कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एक विशेष अध्ययन क्षेत्र है जो कि व्यक्ति के सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार प्राणीशास्त्र के अंतर्गत समाज जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन के उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन शामिल होता है, उसी प्रकार सामूहिक जीवन और उससे संबंधित आधारभूत नियमों के आधार पर ही पृथक विज्ञान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो भी
विज्ञान हैं, अपने अपने क्षेत्र को उन्होंने बांट रखा है। तो इस तरीके से समाज में ऐसा भी क्षेत्र होना चाहिए जो उनके आधारभूत संबंधों की भी, उनके नियमों की भी अध्ययन विधि को वैज्ञानिक विधि के आधार पर उसका निराकरण और उसका कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है, तो इन्होंने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया था अगस्ट कॉम्ट ने, फिर इसके बाद इन्होंने बदल के 1838 में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी नाम दिया। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, तो आपने फर्स्ट जो यूनिट है उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर विजिट करिएगा। डिटेल में बता रखा है कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ और कहाँ कहाँ इंग्लैंड में कौन कौन से, फ्रांस, अमेरिका, कहाँ कहाँ पे किस किस विचारक ने कहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है, तो सभी कुछ मैंने बताया हुआ है डिटेल में, तो आप उसे ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो इन्होंने नया विज्ञान बताया, नया विज्ञान बनाया समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। उन्होंने कहा जो ये समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। उन्होंने कहा कि प्रगति की जो समाज का एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार की क्या होती हैं, अनेक प्रकार की उपव्यवस्थाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम समझें तो समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है बल्कि अनेक भागों से मिलकर बना है। ये सभी एक दूसरे पर आधारित और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसी आधार पर काम्टे ने जो सावेवी की जो कल्पना की थी और यद्यपि वैयक्तिक स्वयं और सामाजिक स्वयं को एक समझने की भूल ना करने की चेतावनी भी वो बार बार इस बात के लिए देते हैं। इन्होंने दो प्रकार की स्वयं की समानताओं को बताया और पर उन्होंने ये भी कहा कि जो समाज में स्वयं होते हैं, वैयक्तिक स्वयं होते हैं की भांति सामाजिक विभाजन और विशेषीकरण तो होता है, दोनों में एक मध्य भी पाया जाता है जिसका अर्थ होता है अन्योन्याश्रित भागों में सामंजस्य का होना। तो ये कोटेशन यदि आ भी सकती है जो काम्टे के अनुसार अन्योन्याश्रित भागों में सामंजस्य का होना, ये किसने कहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो टर्म हैं ये काफ़ी जो पीजीटी में हैं पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है तो वो भी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी वीडियो के थ्रू, तो सॉल्व करा है, तो आप उसे भी विजिट कर लीजिएगा यदि देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखना क्या चाहते हैं, यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये सामंजस्य सामाजिक व्यवस्था का आधार है और समाज सामाजिक जीवन की इस व्यवस्था अर्थात समाज के विभिन्न अन्योन्यश्रित जो भाग होते हैं के बीच पाए जाने वाले सामंजस्य का अध्ययन करता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का परम उद्देश्य ही नहीं अपितु मौलिक आधार भी प्रगति है। अब ये किसने कहा है, ये अगस्ट कॉम्ट ने कहा है। सामाजिक व्यवस्था का परम उद्देश्य ही नहीं अपितु मौलिक आधार भी प्रगति है। ठीक है, तो ये इस तरीके से टर्म आ जाएंगे तो आपको, यदि आप इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये क्वेश्चन किसने दिया, टर्म किसका है, तो इनके कॉन्सेप्ट को जब हम समझ लेंगे तो हम इनके कॉन्सेप्ट से कोई भी थॉट उठ के आएगा तो हम उसे ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, मानव का बौद्धिक तथा नैतिक विकास ही सामाजिक प्रगति है। ये भी हो सकता है सामाजिक प्रगति कुछ नैतिक तथा बौद्धिक नियमों या सिद्धांतों के आधार पर संभव है। किसने कहा है, अगस्ट कॉम्ट ने कहा है। आगे देखते हैं। कॉम्टे के अनुसार प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग पुरोहितों का होना चाहिए, परंतु ये पुरोहित कैसे होने चाहिए, धर्मशास्त्री नहीं होने चाहिए बल्कि ये समाजशास्त्री होने चाहिए। मतलब इन्होंने इन फ्यूचर एक ऐसे समाजशास्त्र, एक ऐसे विज्ञान को, एक नए विज्ञान को प्रतिपादित करने के लिए कहा है कि वो ऐसा होना चाहिए जिसमें मानव कल्याण की भावना हो, जिसमें मानव का बौद्धिक विकास और नैतिक विकास की प्रगति हो। साथ में क्या होना चाहिए, प्रगति कुछ नैतिक और बौद्धिक नियमों सिद्धांतों के आधार पर संभव हो। समाज उन नियमों और सैद्धांतिक जो नैतिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कर सके, जिसके आधार पर समाज प्रगति कर सके। और ऐसी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने कहा कि जो पुरोहित हैं वो पुरोहित कैसे नहीं होने चाहिए, जो पुरोहित मंदिरों में पुरोहितबाजी करते रहते हैं वो नहीं होने चाहिए, बल्कि कैसे होने चाहिए, धर्म में नहीं होने चाहिए, बल्कि वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए समाजशास्त्री। इन्होंने ये कोटेशन कही हुई है। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखनी है। और आगे ये कहते हैं कि ये जो विज्ञान है समाजशास्त्र, समाज एक अमूर्त विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? अमूर्त विज्ञान। यह केवल मात्र आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक या अन्य किसी विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का विज्ञान नहीं है। यह वह विज्ञान है जो उन आधारभूत नियमों की खोज करता है जिस पर कि समस्त सामाजिक विज्ञान आधारित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि जो समाज है, समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को सामाजिक पुनर्निर्माण और नैतिक जागृति लाने के नवीन कार्यक्रमों में भी काम में लेना चाहिए या लेना चाहते थे। उनका विश्वास है कि मानव जीवन के संबंध में ज्ञान की वृद्धि मात्र बिल्कुल व्यर्थ है यदि उस ज्ञान का उपयोग उनके जीवन में उन्नति करने के लिए ना किया जाए। इन्होंने ये भी बात कही, मानव के कल्याण की बात कही, और उन्होंने कहा कि ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो मानव के कल्याण के लिए हो। अब ये नहीं कि ऐसे ज्ञान की क्या आवश्यकता जो उसके काम या मनुष्य के काम ही ना आए। ऐसा इन्होंने इस विज्ञान को नए रूप देने के लिए अपनी बात कही। आगे ये कहते हैं कि मानव जीवन के कुछ नैतिक उद्देश्य होते हैं। इन नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति मानवता के धर्म की स्थापना के द्वारा ही संभव है। इन नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति मानवता के धर्म की स्थापना के द्वारा ही संभव है। समाज शास्त्र मानवता के ज्ञान और मानवता के धर्म में एक रूपता उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। समाजशास्त्र जो है, उन्होंने कहा ये यदि विषय है, समाजशास्त्र मानवता के ज्ञान और मानवता के धर्म में एक रूपता उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। तो इन्होंने विज्ञानों की रानी ऐसे ही इसे नहीं कहा, इस वजह से ही इन्होंने विज्ञानों की रानी समाजशास्त्र को कहा है कि ये मानवता के ज्ञान और मानवता के धर्म में एक रूपता उत्पन्न करने में सहायक होगा। ठीक है, आगे हम इनका जो ये टर्म है, इन्होंने समाजशास्त्र का जो ये विषय या विज्ञान बताया, नया विज्ञान रूप दिया, तो इन्होंने इसे दो भागों में बांटा। इन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है इसे दो प्रमुख भाग बताए। इन्होंने एक बताया था सोशल स्टैटिक्स और दूसरा इन्होंने डायनामिक बताया है। तो ये दोनों क्या टर्म है ये भी देख लेते हैं। तो सामाजिक स्थिति विज्ञान में इन्होंने बताया कि जो समाज है, समाज की संरचना है वो कैसी है, वो स्थिर है। कैसी है? स्थिर है। समाज का जो विभाजन हुआ है वो स्थिर तरीके से हुआ है। ठीक है, स्थिर से क्या तात्पर्य है? दूसरे शब्दों में कहें कि सामाजिक व्यवस्था या संरचना के अंतर्गत अनेक भाग होते हैं। सामाजिक स्थिति विज्ञान इन समस्त भागों का अलग अलग नहीं बल्कि एक पूर्ण व्यवस्था के रूप में अध्ययन करता है। यह सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों की क्रिया और प्रक्रिया के नियमों को खोजने का प्रयत्न करती है कि ये जो व्यवस्था है, समाज किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से बना हुआ है। कहने का मतलब, अब इसी चीज़ को हर्बर्ट स्पेंसर ने सावेई बताया है, अवधारणा दी है, तो वो भी हम जब उनके बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ कि उन्होंने इसे जिस तरीके से शरीर होता है, हाथ पैर अंग होते हैं, ये सब मिलके एक शरीर को चलाते हैं। एक सभी पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं और ये जो शरीर है वो चलता है। उसी तरीके से ये समाज है। तो समाज में सभी जो संस्थाएं हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, और जो भी चीज़ें, हर कोई संस्था अलग अलग बटी हुई है, हर चीज़ अलग अलग बटी हुई है, लेकिन एक संगठन के रूप में वर्क कर रही है, एक दूसरे से ही चल रही है। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया कि हाँ, ये जो स्थिरता है ये इस चीज़ को देखती है कि ये व्यवस्था जो है बनी हुई है तो ये किस आधार पे बनी हुई है। ठीक है, इसका प्रयत्न करता है कि इसमें कौन से नियम, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण ये वर्क कर रही हैं। ठीक है, कॉम्टे के अनुसार सामाजिक सर्वे के एक मध्य से है। अब ये कोटेशन आ सकती है एग्जाम में कि सामाजिक सर्वे के एक मध्य से है, ये किसने कहा है? तो ये कॉम्टे जी ने कहा है, जिसका अर्थ होता अन्योन्याश्रित भागों में सामंजस्य का होना। कॉम्टे ने इस ओर संकेत दिया कि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों तथा समग्र में सदैव ही एक स्वतः प्रवृत्ति सामंजस्य होना चाहिए, और इसके सामंजस्य मतलब एकजुट होना चाहिए। इसके तत्वों को
अनिवार्य रूप में किसी न किसी समय एक प्रतिरूप में संयुक्त हो जाना चाहिए। इन तत्वों में केवल राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहारों तथा विचारों का ही आपस में संयुक्त होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानव की बौद्धिक, नैतिक, भौतिक क्रियाओं को भी उचित सामंजस्य होना चाहिए। अगर हम सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को एक इकाई मान लें तो एक मत्य का अर्थ यह है कि समाज के अधिकांश सदस्यों में मतों की अधिक भिन्नता नहीं है और वे सामाजिक जीवन के सामान्य विषयों को समान दृष्टि से देख और विचारते हैं तथा सामान्य प्रयत्नों द्वारा उसका एक उचित हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो विज्ञान को बांटा, स्थिर विज्ञान, स्थिति विज्ञान जो इन्होंने बताई, स्थिर विज्ञान, तो उन्होंने स्टैटिक के बारे में ये डेफिनेशन ये बताया। ठीक है, आगे हम समझते हैं गति विज्ञान क्या बताया। सामाजिक गति विज्ञान, सोशल डायनेमिक्स, यह मानवता की आवश्यकता और निरंतरता जो गति है, निरंतर गति का विज्ञान है। इसके अंतर्गत वो निश्चित नियम आ जाते हैं जिसके अनुसार समाज का क्रमिक विकास या परिवर्तन होता है। समाज का क्रमिक परिवर्तन सदैव ही एक निश्चित क्रम में होता है या हुआ है। यह क्रम निरपेक्ष तो नहीं, फिर भी कुछ समानताओं तथा आवश्यकता अनुरूप अनुक्रमों को तो ढूंढना ही जा सकता है। साथ ही सामाजिक स्थितियों के विकास में निरंतरता होती ही है। सामाजिक गति विज्ञान इन्हीं सब का अध्ययन करता है। तो ये जो विज्ञान है ये किसका, जो विकासशील कर रहे हैं, जो विकसित हो रहे हैं, जो स्थिर नहीं है, गति कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हो रहे हैं, उसकी गतिशीलता के बारे में ढूंढने और उसको अध्ययन करने का प्रयास इस विज्ञान में करते हैं। वर्तमान सामाजिक स्थिति की, इसके पहले की स्थिति की आवश्यकता परिणाम के स्वरूप में तथा आने वाली स्थिति की अपरिहार्य चालक के रूप में कल्पना करता है। इस दृष्टि से सामाजिक गति विज्ञान का उद्देश्य नियमों की खोज करना है जो निरंतरता को निर्देशित करते हैं और जो संयुक्त रूप से मानव विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार इस विज्ञान का प्रमुख कार्य क्या है, सामाजिक प्रगति के वास्तविक सिद्धांत को प्रतिपादित करना। तो दोनों का क्या करता है, जो ये विज्ञान बताया इन्होंने, स्थिति विज्ञान और गतिकी विज्ञान, तो इसका दोनों का कार्य यही है कि नए जो नियम है, नए जो स्थितियां हैं उनका पता लगाना, उन समस्याओं को खोजना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक। ठीक है, अब हम उनके धर्म के बारे में भी देख लेते हैं। मानवता का जो इन्होंने धर्म बताया था क्या है, तो इनका जो ये मानवता धर्म इन्होंने बताया था, इन्होंने इसको काउंटी के द्वारा जो मानवता धर्म है, अनुयायी आज भी बहुत कम है। मतलब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है तो इसके जो अनुयायी हैं बहुत कम हैं, फिर भी इसका उल्लेख किए बिना यदि हम रहते हैं तो ये अभी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो अगस्ट कॉम्ट है, इन्होंने इस मानवता के धर्म को ही प्रमुखता दे दी, प्रत्यक्षवाद को भी दिया, साथ में इन्होंने मानवता के धर्म की भी बात कही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के का श्रेय जो जाता है रॉबिन चैप्सिन को जाता है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी सोशल थॉट्स। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो आई थिंक अभी बच्चों ने काफ़ी जो आंसर दिए हैं रॉन्ग दिए हैं, तो आंसर देखना हो तो इस वीडियो को भी ज़रूर विज़िट करिएगा, नहीं तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर दे दूँगी। रॉलिन चैम्बलिन्स हैं सोशल थॉट्स जो बुक है उसमें लिखी है, और उसमें इन्होंने जो समाज मानवता का धर्म है जो अगस्ट कॉम्ट का है उसको डिटेल में बताया है। तो उन्होंने ये आधार बताए, नैतिक आधार बताया, धार्मिक व्यवस्था बताई है, संगठन बताया है। तो इन्होंने सामाजिक जो अगस्ट कॉम्ट का के अनुसार जो नैतिक आधार है, उन्होंने कहा कि मानवता एक परम वास्तविकता है, महामानव वास्तव में जीवित ईश्वर है, हमें किसी धर्म विशेष का नहीं, इस महामानव का पुजारी बनना चाहिए, अंधविश्वासों में नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास करना चाहिए, यही मानव का धर्म है। अब क्वेश्चन आ जाए कि मानव का धर्म है ये किसने कहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास होना चाहिए, महामानव का पुजारी बनना चाहिए, मानव का धर्म होना चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे जो टर्म है आ जाएं तो आप क्या करोगे,
तो आपको क्या करना है, ये टर्म को समझना है। अगस्त कॉम्ट ने ये टर्म दिए हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में ही विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वासों में नहीं। तो इस तरीके से आ जाए, मानवता का धर्म है, मानवता का ही धर्म है, धर्म ही मानव है, इस तरीके से टर्म बनते हैं। तो ये सब क्या हैं, ऑगस्ट कॉम्ट के हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया, जो विचारधारा इन्होंने बताई, तो इन्होंने 4 तत्व की बताई, और इन्होंने परार्थवाद को के अधीन होने के लिए कहा कि ऐसे नहीं, हमें सभी को क्या करना चाहिए, प्रगति के लिए, लाभ के लिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। काम्टे ने ये बात बताई, और इन्होंने कहा कि बौद्धिक एकता की स्थापना किए बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं हो सकती। सार्वभौम रूप से स्वीकृति एक व्यवहारिक सार्वभौम आचार ही सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक नींव है, तो मानवता के धर्म का आधार है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। आगे इन्होंने बताया जो प्रत्यक्षवाद है, धर्म और विज्ञान के बीच होने वाले संघर्ष का तथा प्रगति व व्यवस्था की पुरानी समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब ये जो टर्म है आ जाए एग्जाम में कि प्रत्यक्षवाद धर्म तथा विज्ञान के बीच होने वाले संघर्ष का तथा प्रगति व व्यवस्था की पुरानी समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है। ये किसने दिया है, तो ये दिया है ऑगस्ट कॉम्ट ने, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बताया। नेक्स्ट इनका जो है धार्मिक व्यवस्था, इन्होंने इसमें क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि धर्म जो है मानवता का धर्म है, इसे केवल नैतिक व्यवस्था मात्र है, इसमें क्या है, नैतिक व्यवस्था है। तो इन्होंने इसे विज्ञानों के संस्तरण में सबसे ऊपर एक 7वें विज्ञान को जोड़ा, जो आचार शास्त्र को जोड़ दिया था, जिसे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसे उसके साथ आधार नहीं बनाया गया, लेकिन इन्होंने उसे जोड़ा था जब इन्होंने मानवता का धर्म दिया। तो इन्होंने उसे जोड़ते हुए बताया, इसका संपर्क मानव के उपज मनुष्य से है, और इसका उद्भव तब तक संभव नहीं था जब तक समाजशास्त्र इस निष्कर्ष पर ना पहुंचे कि मनुष्य केवल एक प्राणी या पशु मात्र नहीं है। इस विज्ञान का प्रमुख कार्य मानव को मानवता से जोड़ना है, परंतु इसने, जो हमारे काम्टे जी थे, धर्म की व्याख्या नहीं की है। तो मानवता के धर्म के अंतर्गत समस्त वैज्ञानिक ज्ञान आ जाता है, और साथ ही इसमें बोध और भावना और बौद्धिक क्रिया भी शामिल हो जाती है। यह एक धर्म है, इस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया, और कहा कि जो धर्म होता है पूर्ण सामंजस्य की वह स्थिति है जो कि सामूहिक वैयक्तिक दोनों ही रूप में केवल मानव जीवन में ही मिलती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने मानवता का धर्म दे दिया, इसमें इन्होंने अध्यात्म था उसे जोड़ दिया, जिसके कारण इनका जो JS मिल हैं वो कहते हैं कि अगस्त कॉम्ट खुद प्रत्यक्षवादी नहीं रहे, और इन्होंने ये एक टर्म दे दिया प्रत्यक्षवाद। तो उन्होंने आलोचना, क्रिटिसाइज़ किया अगस्त कॉम्ट को। और इन्होंने संगठन की बात की। इन फ्यूचर संगठन के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसा संगठन होना चाहिए मानव के धर्म में, उसमें जो मानवता के धर्म की सरकार जो होती है पुरोहितों के द्वारा संचालित होगी। उन्होंने इन फ्यूचर की बात कही, और कहा कि ऐसा होना चाहिए कि धर्म शास्त्री नहीं होने चाहिए, उसमें वैज्ञानिक और कलाकार होंगे। और उन्होंने कहा कि इसका जो उपदेशक होगा, सार्वजनिक आराधना को संचालित करना, परामर्श देना, विज्ञान की शिक्षा देना, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जनमत को ऐसी दिशा को मोड़ना जिससे कि मानव जाति के हित की अधिकतम सिद्धि हो सके। ऐसा इन्होंने अपने इस जो संगठन का टर्म था इसके आधार पर बताया। काम्ट ने मानवता का धर्म प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, शांति, व्यवस्था और प्रगति का ही नहीं बल्कि जन कल्याण, जन सेवा के उच्चतम आदर्शों का भी मूर्त रूप देना होगा, ऐसा इन्होंने अपने इस टर्म में कहा मानवता के धर्म में। तो ये था आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्ट का मानवता का धर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे जो इनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया, नया विज्ञान। तो इसके टर्म को भी हमने समझा, और इस साइड बाय साइड हमने समझा जो इन्होंने 2 विज्ञान बताए, स्टैटिक और डायनेमिक।
तो दोनों ये समझे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में अब हमने कवर कर लिया है आपका जो थिंकर हैं अगस्ट कॉम्ट, इनकी थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, बुक्स, बायोग्राफी सभी कुछ। अब हमारा सेकंड थिंकर हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर जी, उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फीडबैक ज़रूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।